अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। मोदी और पुतिन की आज ये दूसरी मुलाकात होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बात होगी। तेल और रक्षा समेत कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त पुतिन से बात करेंगे। अमेरिकी टैरिफ और यूक्रेन जंग पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। इससे पहले आज एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई। दोनों दोस्तों के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री भी दिखाई दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए अंदर आए, हाथ पकड़े हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों एक दूसरे से हंसकर बातें करते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर तब की है जब दुनिया भर के बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। सोचिए, थोड़ी देर में जब दोनों दोस्त मिलेंगे तो फिर कैसा माहौल होगा, कैसा नजारा होगा, इसका अंदाजा लगाइए। ये तस्वीरें देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कैसा लग रहा होगा। अभी कुछ दिनों पहले पुतिन और ट्रंप के बीच में भी मुलाकात हुई थी। वो तस्वीरें भी आप याद करिएगा। अब ये तस्वीर भी आप देखिएगा और फिर एक इसका तुलनात्मक अध्ययन करिएगा। रूस से दोस्ती की वजह से भारत पर पेनल्टी लगी है, लेकिन मोदी ने भी ये साफ कर दिया कि ये जोड़ी है जो टूटेगी नहीं, और तभी तो दोनों एक साथ मिल रहे हैं। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी इंजन से जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, ट्रंप ने यही कहा था कि जो भारत रशिया से तेल ले रहा है वो तेल खरीदना बंद कर दे, वरना अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। टैरिफ भी लगा, पेनल्टी भी लगी, लेकिन ये दोस्ती है जो टूटेगी नहीं। बिल्कुल, देखिए, रशिया जो है, इंडिया और रशिया की अगर ट्रेड की मीनाक्षी बात करें तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर्स है। चौथा बड़ा ट्रेड पार्टनर है रशिया का इंडिया। हालांकि ट्रेड डेफिसिट है और इंडिया चाहता है वो ट्रेड डेफिसिट भी कम हो, लेकिन जिस तरह से अब ये हालात बने हुए हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर 50% का टैरिफ उन्होंने लगाया, और उसमें 25% इसलिए है क्योंकि इंडिया खरीदता है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करती हुई आज जो ये कुछ तस्वीरें हमने सुबह देखी मीनाक्षी, मुझे लगता है उसकी एक झलक इस द्विपक्षीय वार्ता में भी नजर आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन टॉकिंग टेबल पर आमने सामने बैठेंगे। तो इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। बात कि टैरिफ लगा रहा है अमेरिका और दे रहा है से, क्योंकि हम तेल खरीद रहे हैं, इसलिए मैं विजय लक्ष्मी दोबारा आपके पास आती हूं। देखिए, 3 तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं। पहली तस्वीर जब तीनों सुपर पावर आपस में मिलते हुए बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुतिन है, मोदी है, शी जिनपिंग है। दूसरी तस्वीर जब पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हुए सभा स्थल की तरफ आगे बढ़ रहे थे और शहबाज शरीफ वहीं पर मौजूद थे और डिसओरिएंटेड दिखाई दे रहे थे। तीसरी तस्वीर अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत होगी। एक टेबल पर दोनों साथ होंगे, और जब यह बातचीत होगी तो ट्रेड को लेकर बातचीत हो सकती है। आने वाले महीनों में राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा होने वाला है, इस दौरे को लेकर बातचीत हो सकती है। एक रोड मैप, एक विजन तय किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो ये टैरिफ वॉर चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत पर टैरिफ लगाया है, और इसलिए लगाया है कि वो बार बार कह रहे हैं कि भारत और रशिया की ये दोस्ती उन्हें रास नहीं आ रही, भारत का रूस से तेल खरीदना उन्हें रास नहीं आ रहा। इसे लेकर भारत पर ये जो टैरिफ इंपोज किया गया है, उसे लेकर भी शायद इस दौरान चर्चा टेबल पर हो सकती है। हमारे सभी पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तयाल सर, अब हम एक बार इस दोस्ती पर आ जाते हैं, रूस की और जो भारत की दोस्ती दिखाई दे रही है। जब बायलैटरल मीटिंग होगी, जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ एक टेबल पर मौजूद होंगे, भारत इस वक्त रूस से क्या चाहता है और रूस भारत से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि विश्व के लिए, रूस के लिए, स्वयं भारत के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें कुछ प्रगति हो, कुछ शांति की तरफ बढ़े, कुछ सीज फायर की तरफ बढ़े। हमारे ऊपर 25% जो भी लगा है गलत लगा है, पर उसका जो मूल है वो यूक्रेन और रशिया युद्ध है। प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है। 2 साल पहले ताशकंद में उन्होंने कहा था राष्ट्रपति पुतिन को। तो राष्ट्रपति पुतिन की क्या सोच है उसको प्रधानमंत्री समझने का प्रयत्न करेंगे, और कुछ प्रयत्न करेंगे कि उनको समझाएं कि आप किसी न किसी तरह इसको युद्ध विराम की तरह ले जाइए
जो राष्ट्रपति पुतिन बार बार रूट कॉजेस की बात कर रहे हैं और त्याल उसमें सर, मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगी। विजय लक्ष्मी बता रही हैं कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ गया है। विजय लक्ष्मी, बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जॉइंट डिक्लेरेशन में सबसे बड़ी बात जो एससीओ डिफेंस समिट हुआ था उसमें भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार किया था क्योंकि पहलगांव का जिक्र उस जॉइंट डिक्लेरेशन में नहीं था। लेकिन तियानजिन डिक्लेरेशन जो है हेड ऑफ द स्टेट्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट का जो डिक्लेरेशन आया है उसमें पहलगांव अटैक को इंक्लूड किया गया है। द मेंबर स्टेट्स स्ट्रांगली कंडेम द टेररिस्ट अटैक इन पहलगांव ऑन 22 अप्रैल 2025। यानी तमाम जो एससीओ के जो सदस्य हैं, एससीओ के देश हैं, वो उन्होंने एक सुर में पहलगांव में 22 अप्रैल 2025 में हुए हमले की, आतंकवादी हमले की जो है वो उसको कंडेम किया है। इसके अलावा दे एक्सप्रेस देयर डीपेस्ट सिंपैथी एंड कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द डेड एंड द वुंडेड। दे फर्दर स्टेटेड दैट परपेट्रेटर्स, organizers and sponsors of such attacks must be brought to justice। यानी ऐसे आतंकवादी हमलों को अंजाम देने या उसके पीछे की शक्तियों को के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर के एक मत, एक कंसेंसस तमाम एससीओ पार्टनर्स, तमाम एससीओ मुल्कों के बीच में देखने को मिला। इसके अलावा वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये बात G20 के समिट में भी इंडिया की तरफ से भी कहा गया था। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये बात भी तियानजिन का जो डिक्लेरेशन है उसमें इनकॉर्पोरेट की गई है। तो बड़ी बातें अगर हम कहें तो पहलगांव का मेंशन और दूसरी परपेट्रेटर्स यानी जिन्होंने इस पहलगाम अटैक को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात जो है ये इनकॉर्पोरेट की गई और शुरू से भारत जो है इस बात को कह रहा था कि टेररिज्म पर पूरी दुनिया को एक होना पड़ेगा। आतंकवाद किसी एक मुल्क की समस्या नहीं है, आतंकवाद मानवता की समस्या है। इसलिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर के इस मसले पर सामने आना पड़ेगा और मुझे लगता है इस बात को एससीओ के तमाम मुल्कों ने समझा भी है और शायद इसीलिए जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया है, तियानजिन जॉइंट डिक्लेरेशन, उसमें आतंकवाद को लेकर के काफ़ी बातें कही गई हैं। वन अर्थ, ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी दे रही हैं। उन्होंने कहा कि तियानजिन डिक्लेरेशन जो आया है उसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया गया है। The member states strongly condemned the terrorist attack in Pahalgam on 22 April 2025। यानी कि सभी एससीओ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी साथी सदस्य देश हैं उन सभी ने ये बात माना है, इसे स्ट्रांगली कंडेम किया है, पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया गया है। दे एक्सप्रेस देयर डीपेस्ट सिंपैथी एंड कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द डेड एंड द वुंडेड। यानी कि उनके प्रति अपनी सद्भावना और सांत्वना व्यक्त की गई है। दे फर्दर स्टेटेड दैट द परपेट्रेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स एंड स्पॉन्सर्स ऑफ सच अटैक्स मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। यानी कि आतंकवादी साजिशकर्ता और उनके समर्थन करने वालों को, उनके स्पॉन्सर्स के खिलाफ, यानी कि वो तमाम, विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ना सिर्फ आतंकियों को समर्थन देने वाले और आतंकियों को स्पॉन्सर करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो इस जॉइंट डिक्लेरेशन में शामिल की गई हैं। विजय लक्ष्मी, ये भारत की कूटनीतिक सफलता है। बिल्कुल मीनाक्षी, ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी जीत अगर हम कहें एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर इस तरह का इनकॉर्पोरेशन कराना। क्योंकि जॉइंट डिक्लेरेशंस जो हैं मीनाक्षी, उसमें जितने मेंबर देश हैं उन सबको कंसेंसस पर लाना होता है, उसके बाद ही कोई जॉइंट डिक्लेरेशन जो है उस पर हस्ताक्षर होते हैं। और पाकिस्तान क्योंकि खुद एससीओ का सदस्य है, 2017 में ही पाकिस्तान और भारत दोनों एससीओ के सदस्य बने थे। ऐसे में इस जॉइंट डिक्लेरेशन पर सबका कंसेंसस लाकर और ये बात
के पूरा एक पहलगाम के टेरर अटैक को कंडेम किया जाए, एससीओ के प्लेटफॉर्म से न सिर्फ कंडेम किया जाए बल्कि ये भी कहा जाए कि जो भी इसके पीछे की शक्तियां रही या जो भी परपेट्रेटर्स रहे इस टेररिस्ट अटैक के, उनको भी, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इस बात को लेकर के अग्रीमेंट जो है वो तमाम एससीओ के मुल्कों में है। तो ये करवाना, जब पाकिस्तान खुद उसका सदस्य है, ये एक बड़ी चीज़ है और एक कूटनीतिक दृष्टि से मैं कहूँगी कि एक बड़ी पॉइंट जो है वो भारत के फेवर में यहाँ पर, कि भारत इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट वहाँ पर जॉइंट डिक्लेरेशन में भारत के कहने पर वो जॉइंट डिक्लेरेशन में इंक्लूड किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये एक बड़ी चीज़, क्योंकि यहाँ से आगे रणनीति और एक बड़ा प्लेटफॉर्म है 20 के करीब आज। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी दे रही हैं। तिएनजिन से एससीओ समिट का ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ चुका है और इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में न सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र है, आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, उन्हें समर्थन देने वाले और उन्हें स्पॉन्सर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में शामिल कर पाए। आपको याद होगा कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ समिट के जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें गए थे, तब उन्होंने चूंकि इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जो कि डिफेंस रिलेटेड था तयालसर, उसमें कहीं पर भी पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया गया था, टेररिज्म का जिक्र नहीं था और इसलिए भारत ने इनकार कर दिया था कि भारत ऐसे किसी भी डिक्लेरेशन को साइन नहीं करेगा, उसके समर्थन में नहीं खड़ा होगा जिसमें आतंकवाद के खिलाफ बातें ना कही गई हो। ये भारत की अब एक कूटनीतिक सफलता आप कहेंगे एससीओ समिट में पहलगाम का आना? मैं समझता हूँ इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चीन जो कि मेजबान है, तो जो डिक्लेरेशन होता है उसमें मेजबान का सबसे बड़ा रोल होता है डिक्लेरेशन बनाने का। चीन के डिक्लेरेशन में और इसका इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, अगर हम भारत में एससीओ होता तो शायद इससे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे। ये दो चीजें दिखाता है कि चीन भारत को एक और महत्वपूर्ण स्थान दे रहा है। और मेरा अपना मानना है, देखिए मैं डिप्लोमेट रह चुका हूं, कि भारत ने ये कंडीशन लगाई होगी कि हमारे प्रधानमंत्री तभी जाएंगे जबकि क्योंकि डिक्लेरेशन तो 1 महीने पहले से सब नेगोशिएशन जो होना शुरू हो जाता है और हमारे रक्षा मंत्री बिना साइन किए आ गए थे क्यांगडाओ में कि हमारे प्रधानमंत्री तभी जाएंगे जबकि डिक्लेरेशन में कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पहलगाम का होगा। तो ये दिखाता है कि चाइना चाहता था कि भारत आए और प्रधानमंत्री आए, तो इसकी सिग्नलिंग एक, शायद भारत और चीन के रिश्ते शायद कुछ इवन कील पर आ रहे हैं। कल की मीटिंग बहुत अच्छी हुई, उसके बाद से मीटिंग बहुत अच्छी हुई, पर आज जो ये स्टेटमेंट जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के मुंह पर एक चपत है, चीन से और चीन की धरती से आ रहा है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बहुत अच्छी तरह हमें सोचना समझना चाहिए कि शायद भारत चीन के संबंधों के सुधरने में कोई आशा की किरण है। ये बहुत बड़ी बात कही है तयालसर ने। बहलसर मैं आपके पास आ रही हूँ और जब मैं इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन को डिटेल में पूरा पढ़ रही हूँ तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, एक हिस्सा मैं पढ़कर इसका दर्शकों के सामने रख दूं। द मेंबर स्टेट स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म। हर तरीके की टेररिज्म को कंडेम किया गया है, आतंकवाद को कंडेम किया गया है। Manifestation stress that double standards in the fight against terrorism are unacceptable। यानी आतंकवाद के खिलाफ जंग में भी अगर कोई डबल स्टैंडर्ड रख रहा है तो वो भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। एंड कॉल ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू कॉम्बैट टेररिज्म इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज इनिशिएटिव्स। बहल सर, ये बहुत बड़ी बात है कि एक तो जो भारत ने कदम उठाया उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आतंकवाद को अगर कोई देश प्रश्रय दे रहा है और अगर डबल स्टैंडर्ड भी हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज, चूंकि चाइना खुद मेजबान है और हम डबल स्टैंडर्ड की जब बात कर रहे हैं, वी हैव बीन यूजिंग चाइना की हम बात कर रहे थे, हम चाइना की बार बार बात कर रहे थे कि वो डबल स्टैंडर्ड कहां से आ रहा है, बट ये डिक्लेरेशन में शामिल है ये बातें। मीनाक्षी जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि क्या आपका और मेरा सिर एकदम चौड़ा नहीं हो जाता, छाती चौड़ी नहीं हो जाती ये सोचते हुए कि जो भारत ने कहा
और जो भारत ने लिख के दिया वही जॉइंट स्टेटमेंट में निकल कर आ रहा है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है चीन का। चीन ने ही पाकिस्तान पे दबाव बनाया होगा, क्योंकि कंसेंसस का कहने का मतलब है पाकिस्तान भी इस बात को अग्री कर रहा है। अरे जिसने स्पॉन्सर किया वो तो पाकिस्तान है, और जो उसको मदद कर रहा है वो तो चीन है। अगर Exactly. दोनों ये स्टेटमेंट के अंदर साथ दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारी बहुत बड़ी कूटनीति की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से इसको प्रेजेंट किया होगा और हमारी बॉटम लाइंस को बताया होगा, तो वो सेंसिटिविटी जो है, वो कंसर्न है, आज पूरे जो एससीओ है, जो 20 देश, इस बार सबसे बड़ा एससीओ का कंटिजेंट रहा है, 20 देश और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो सबके सब ने ये बात मानकर उसको अपना स्टैंप ऑफ अप्रूवल दे दिया है। दूसरी चीज जो बड़ी अहम आ जाती है कि पहलगाम को रिकॉग्नाइज करना। पिछली बारी तो बलूचिस्तान, जैसे आपने कहा था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक टेररिस्ट की तरह देखा गया था, और अब तो अमेरिका ने भी उनको टेररिस्ट कह दिया। लेकिन इस बार पहलगाम की बात हुई है, इस बार बात हुई है ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म की, और इस बार ये बात हुई है कि अगर आपको याद हो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन आया था, मैं क्यों कह रहा हूं ये वर्डिंग पूरे के पूरे भारत के हैं, वो इसलिए कह रहा हूं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन भी तो यही कह रहा था। वो ये कह रहा था कि परपेचुएटर्स, ऑर्गेनाइजर्स, सपोर्टर्स एंड फाइनेंसियर्स ऑफ terrorism will have to, the action will have to be taken, उसके लिए जस्टिस की जाएगी। और ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर कि जॉइंट स्टेटमेंट में भारत की सारी बातें मान ली गई हैं इस बार। अस्थाना सर, ये भारत की कूटनीतिक कामयाबी है कि जो बात हम कहलवाना चाह रहे थे एससीओ फोरम से, वो बात रिकॉग्नाइज्ड हो और एक साझा डिक्लेरेशन में वो बात सभी साथी सदस्य देश जो हैं उसे रिकॉग्नाइज करें। अब पाकिस्तान को भी मानना पड़ रहा है, चीन को भी मानना पड़ रहा है, अजरबैजान को भी मानना पड़ रहा है, तुर्की को भी मानना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी कहा जा सकता है। और दूसरी चीज इसमें बाकी दोनों पैनलिस्ट ने ऑलरेडी काफी बता दिया है, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें कि ये इस चीज को भी दर्शाता है कि चीन काफी हद तक हमारी सेंसिटिविटीज को और हमारे इंटरेस्ट को एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि पहले देखा नहीं गया था। अभी इस स्टेटमेंट में जाहिर है कि चीन का बहुत बड़ा हाथ है, और कंसेंसस बनाने में उन्होंने कुछ ना कुछ दबाव पाकिस्तान पर भी डाला होगा और बाकी देशों पर भी डाला होगा कि ये स्टेटमेंट आएगा ही आएगा। और ये जैसा कि कूटनीति में मैंने पहले बताया था, पहले भी पिछली बार मैंने तो थोड़ी देर पहले मैंने यही बोला था कि ये हम पहले ही कम्युनिकेट कर चुके हैं जाने से पहले, और कि हमने ये बात करनी है और ये हमें जॉइंट स्टेटमेंट में चाहिए। तो ये चीजें ध्यान करते हुए चीन ने काफी एकोमोडेट किया है, और एक तरीके से ये नजर आ रहा है कि चीन भी अभी कुछ हद तक हमारी सेंसिटिविटीज को एक अच्छी तवज्जो दे रहा है, और उस लिहाज से ये एक अच्छा संकेत जाता है भारत और चीन के संबंधों में। और इससे कुछ थोड़ा सा टेंशन पाकिस्तान को भी, थोड़ा सा डिटरेंस मिलेगा, थोड़ा सा डर लगेगा, क्योंकि अब उनको ये नजर आ रहा है कि इस चीज की निंदा एक एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर अगर होती है, और उनका तो वर्चस्व भी नहीं है, वो तो एक तरीके से कठपुतली की तरह काम करते हैं, तो जो उनका स्पॉन्सर है, बड़ा स्पॉन्सर है, अगर वही इस भारत की बात मानता है और इस हद तक मानता है, तो जाहिर है कि सुधरने का वक्त आ गया है। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है दोनों की तरफ, पाकिस्तान की तरफ भी और भारत और चीन के संबंधों के लिए भी। ये मैं इसको एक पॉजिटिव स्टेप मानता हूं। मैं भारत और चीन के संबंधों पर ही लेके आती हूँ तयाल सर, ये भारत और चीन के संबंधों के लिए ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन कितना इंपॉर्टेंट रहा। और आप कह रहे हैं कि चूंकि मेजबान देश की ही भूमिका सबसे बड़ी होती है और चीन ने अपनी भूमिका बड़ी बेहतरीन तरीके से निभाई है, वो जो दोनों देशों के रिश्तों के बीच में जो बेबी स्टेप्स लिए जा रहे थे, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा कदम चीन ये चाहता है कि भारत विश्वास करे चीन के ऊपर। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि भारत की लीडरशिप और भारत की जनता, जो आपके माध्यम से भारत की जनता भी ये देख रही है कि शायद देखिए किसी भी दो देशों के बीच में संबंध परमानेंटली खराब नहीं होते, परमानेंटली ठीक नहीं होते। हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को पुश करता है। चीन इस समय चाहता है कि दुनिया में वो अमेरिका के साथ साथ दुनिया का लीडर बने, ग्लोबल साउथ का लीडर बने।
और उसे शायद ये समझ में आ गया है कि अगर ग्लोबल साउथ को साथ चलना है तो भारत का भी एक स्थान है और भारत को साथ लेके चलने की आवश्यकता है। पाकिस्तान उसमें कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है पाकिस्तान। किसी भी देश के विकास नीति में, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में या किसी भी तरह से देखें, पाकिस्तान कहीं नहीं है। तो अगर हमेशा हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि चाइना भारत का क्या स्थान देखता है इंडो पैसिफिक में या विश्व में, क्या भारत को हमेशा एक, जैसे कहा जाता है, हायरार्किकल रिलेशनशिप चाइना चाहता है कि केवल अमेरिका उसके बराबर है, बाकी जो भी देश है उसके नीचे है, वो भारत कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं क्या सर इसे इस तरीके से रख सकती हूँ कि स्क्रीन बदलने की जरूरत है, इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है,